जय हिंद दोस्तों। आज से 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोग करेंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू कर रहे हैं और ये कंटिन्यू वीडियो आएगा सुबह में आपका। और अगर आपका इसको पीडीएफ प्राप्त करना है, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। लीड एकेडमी पटना लिखेगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कलर किया हुआ पीडीएफ मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा ये वही जो है यहाँ पर हम रिवीजन करवाएंगे। और अभी जो मेरा सिलसिला होगा, पीछे से चलेंगे। जैसे कि अभी आपका सितंबर मंथ का करवा रहे हैं हम। सितंबर के बाद आपका आएगा अगस्त, अगस्त के बाद जुलाई। इस प्रकार से क्रम में हम पीछे जाएंगे और जनवरी तक करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आपको हम यही कहेंगे, अगर बीपीएससी देना है, अभी समय है, 2 महीना का लगभग समय है। आप जो है अगर पटना में रहते हैं तो आप मेरा करेंट अफेयर्स का बैच ज्वाइन कर लीजिए। और करेंट अफेयर में मात्र आपका यह 200 रुपये प्रति माह लगता है और 30 से 40 क्वेश्चन आपका लगभग करेंट अफेयर्स का रहता है। 30 तो कहीं नहीं जाएगा आपका। प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी दोनों करंट करवाते हैं। इसका टाइमिंग है सुबह में 7 से 8 AM में, एकदम अद्भुत तरीके से। फिर आपका क्लास में ऑफलाइन में रिवीजन भी करवाते हैं। ये तो आपका ऑनलाइन में हम करवा देंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर विशेष जानकारी चाहते हैं लीड एकेडमी संस्थान के बारे में, 6200598775। लेकिन हम यही कहेंगे, देर मत कीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको, ठीक है। और विशेष नहीं बोलेंगे कुछ। बाकी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम देखिएगा, मेन मुद्दे की हम बात करेंगे, चूँकि ये एक तरह से रिवीजन होगा। और देखिए सब में हम इम्पोर्टेंट में अंडरलाइन किए हुए हैं। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लीड एकेडमी पटना। लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा पीडीएफ। तो आप वीडियोज वाइज पीडीएफ भी मिलेगा। तो एक बार आइए, चैनल को विजिट कीजिए। और अब देखिएगा, जो पहला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यह एनसीआर के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में राज्य जो है राजधानी क्षेत्र, यह देखिएगा, यह UPSCR, ठीक है, UPSCR का भी क्या हुआ, गठन किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय राजधानी दिल्ली के एनसीआर के तर्ज पर यह उत्तर प्रदेश में भी स्टेट कैपिटल रीजन, जिसको कहते हैं SCR, का गठन का निर्णय प्रदेश के सरकार ने लिया। राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिला, एक है हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बरेली, बाराबंकी। यह जो है लखनऊ के अतिरिक्त कितने को, 5 जिला को शामिल किया गया है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। अब देखेंगे करें कि इसमें यह उत्तर प्रदेश जो यह आपका SCR है का नाम दिया गया, करें कि मूलतः कानपुर और कानपुर देहात को भी कुल 8 जिलों को शामिल करने की घोषणा प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन जो है इनको, इन दोनों को अभी शामिल नहीं किया गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से जो उत्तर प्रदेश SCR का गठन किया गया, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या फिर कानपुर देहात दोनों देगा, कहेगा उपरोक्त में से कौन सा नहीं है। तो 2 नहीं है, कानपुर और कानपुर देहात नहीं है। बाकी हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी ये सब शामिल किया गया। बस यही दिमाग में रखना है कि यह नेशनल यानी कि NCR के तर्ज पर SCR का गठन उत्तर प्रदेश ने टोटल 5 याद रखिएगा, 1 लखनऊ और 5 अन्य जिलों को शामिल किया गया। शामिल करने की बात लखनऊ को भी किया जा रहा था, कानपुर को और कानपुर देहात को भी, लेकिन ये दोनों को भी शामिल किया नहीं गया है। करें कि इसके लिए स्वीकृत यह जो है अध्यादेश उत्तर प्रदेश के राज्य के राजधानी क्षेत्र यह प्राधिकरण के गठन के प्रावधान किया गया। और यह मुख्यमंत्री जिसके अध्यक्ष होंगे और प्रदेश के मुख्य सचिव इसके वाइस चेयरमैन होंगे। और ये ध्यान में रखिएगा, इसका अध्यक्ष होगा वह कौन, मुख्यमंत्री, और प्रदेश का जो मुख्य सचिव होगा वह वाइस चेयरमैन होगा। और ये रखिएगा, यह प्राधिकरण जो है यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण का हेडक्वार्टर जो होगा वह कहाँ पर होगा, लखनऊ में होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। 1 जुलाई 2024 से जो है 3 नए कानून
यह 3 नए आपराधिक कानून लागू। ब्रिटिश काल की जो है भारतीय दंड संहिता सहित यह 3 कानून क्या हो गया, विस्थापित कर दिया गया। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता जो है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से देश भर में क्या हो गया, लागू हो गया। बाकी अगर डिटेल पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। तीनों कानून से यह देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा, जिसके तहत गंभीर अपराधों में भी जो है ऑनलाइन एफआईआर, जीरो एफआईआर ये जो है जीरो एफआईआर सुगम होगी तथा छोटी छोटी शिकायतें दर्ज करने के लिए थाना के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस कर्मियों को रिश्वत के देने की जो है यह दौर अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। और त्वरित एकदम जो है न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक के लिए समय सीमा भी क्या हो गया, निर्धारित कर दिया गया। आधुनिक तकनीक के उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के यह कानून का हिस्सा बनने के से जो है मुकदमों को शीघ्र निपटारा में क्या होगा, मदद मिलेगी। पहली बार आतंकवाद को नए कानून परिभाषित किया और तथा राजद्रोह के साथ देशद्रोह को अपराध की श्रेणी में क्या हो गया, लाया गया। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। नए कानून पर टिप्पणी, ये जो है टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून दंड को बदलने, न्याय देने की प्राथमिकता देने। उन्होंने कहा कि यह कानून जो है भारतीय संसद में भारतीयों द्वारा जो है भारतीयों के लिए बनाया गया, ठीक है, भारतीयों के लिए यह कहेगा है, जो कि औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों को समाप्त करेंगे। करें कि इसे केवल नाम का जो है बदलाव नहीं, बल्कि जो है आपराधिक न्याय प्रणाली में अमूल चूक ये जो है बदलाव और उन्होंने जो है बताया। और इस कानून की आत्मा, ये देखिए कानून की आत्मा और शरीर और जो है भावना पर यह सभी भारतीय है। करें कि उन्होंने कहा कि कानून भारतीय प्रकृति के अनुरूप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अब देखिएगा यहाँ हम जेपी नड्डा की बात करेंगे। जेपी नड्डा करें कि राज्यसभा में सदन का नेता, जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का क्या हुआ, नेता नियुक्त किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री यह जगत प्रकाश नड्डा अब नए यह सरकार में राज्यसभा में सदन का नेता, यह देखिएगा इसको मंत्री भी बनाया गया और यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है, ठीक है। यह देखिएगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह कौन, जेपी नड्डा, और इसको क्या बनाया गया, राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया। और यही बीजेपी का क्या है, अध्यक्ष भी है। अब करें 27 जून 2024 को राज्यसभा के 264वें सत्र को पहले ही दिन, इससे पूर्व जो है प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन का नेता रहे थे। और यह तीसरे में कौन आ गया, दूसरे कार्यकाल तक तो हुआ था पीयूष गोयल और तीसरा में आ गया कौन, जेपी नड्डा। राज्यसभा में सदन का नेता प्रायः जो है प्रधानमंत्री ही यह है, जब करें कि प्रायः प्रधानमंत्री ही होता, लेकिन अन्य ये किसी मंत्री को सदन का नेता के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा क्या होता, नामित किया जाता। और उल्लेखनीय है कि इस बार कांग्रेस का जो यह रखेगा मल्लिकार्जुन खड़गे है, 2021 से राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो दोनों व्यक्ति का नाम रखिएगा ध्यान में, जेपी नड्डा का भी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी। तो चूंकि एक जो है राज्यसभा में विपक्ष का नेता है और एक जो है पक्ष का नेता है। यह देखिएगा राज्यसभा में सदन का नेता कौन, जेपी नड्डा, और यह देखिएगा विपक्ष का नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, और ये बीजेपी के अध्यक्ष है, दोनों अध्यक्ष है। अब देखिएगा राहुल गांधी, करें कि राहुल गांधी सभा में विपक्ष का नेता, 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी विपक्षी को मिला है यह दर्जा। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, ध्यान में रखिएगा पहला पॉइंट, राहुल गांधी सांसद कहाँ से है, रायबरेली से, अब लोकसभा में विपक्ष के नेता भी बन गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में उन्हें लोकसभा में विपक्ष का नेता स्वीकार किया। पहले ये लोग अपने बैठक किए थे इंडिया गठबंधन वाले कि किसको बनाया जाएगा, यह सब लोग सहमति से किसको, राहुल गांधी पर स्वीकार किया और इसी को बना दिया। 54 साल हो चुका है लेकिन अभी इसका शादी नहीं हुआ है, ठीक है। 54 वर्ष की यह आयु तक गांधी जो है, यह राहुल गांधी पद संभालने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य है। इनसे पहले विपक्ष के नेता का जो है राजीव गांधी भी पद संभाल चुके हैं, इसकी मां सोनिया गांधी भी, और अब तीसरा जो बन गया वह कौन, राहुल गांधी। आगे है
कहे कि 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा किसी को प्राप्त हुआ। विपक्ष के नेता के जो है विपक्षी दल के पास सदन की कुल सीटें कम से कम 10%। विपक्षी दल सदन में वही हो सकता है जो कि लोकसभा में कम से कम कितना 10% सीट हासिल किया हो। 2014 के पश्चात 2014 के पश्चात जो है पार्टी के पास यह सीटों की संख्या 55 भी नहीं थे, जिससे कि किसी भी विपक्षी दल का नेता या प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं प्राप्त कर सका। ये देखिएगा टोटल लोकसभा में जो यह सीट का अभी है वह 543, और 543 का 10% निकालेंगे 54 पॉइंट ये समथिंग, तो कम से कम 55 सीट आएगा, तभी वह विपक्षी दल का क्या होगा, नेता कहलाएगा, नहीं तो नहीं। इस बार कांग्रेस को 99 सीटों पर यह विजेता हासिल किया, जिससे कि उनके नेता ही जो है विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा, करें कि जो विपक्ष का नेता होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसको प्राप्त होता है। इसके लिए मासिक वेतन, यह कई तरह के भत्ते, सरकारी बंगला और अनेक संवैधानिक यह अधिकार उन्हें क्या होता है, प्राप्त होता है। ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग में ये रखिएगा कि इस बार जो विपक्ष का नेता है पिछले 10 वर्ष में कोई जो है 10% मत पा ही नहीं रहा था, 10% सीट नहीं जीत पा रहा था, जिसके कारण कोई विपक्ष का नेता नहीं था। इस बार राहुल गांधी का यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको 99 सीट आया है। कहने का मतलब है कि 10% पार कर चुका, 10% 55 सीट ही हो जाता। यह विपक्ष का नेता का दर्जा मिल गया किसको, राहुल गांधी को। राहुल गांधी कहाँ से सांसद है, रायबरेली से है, और इससे पहले इसके ये देखिएगा पिताजी राजीव गांधी और सोनिया गांधी ये भी विपक्षी दल का नेता रह चुके हैं, और इस बार किसको, राहुल गांधी को। तो ध्यान में रखिएगा जो विपक्ष का नेता होता वह कैबिनेट मंत्री के दर्जा के रूप में या इसको क्या होता है, मिलता है सारा सुविधा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से छेड़छाड़ का अधिकार राज्य को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार का 2015 का यह फैसला को रद्द कर दिया। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखिएगा चूंकि यह क्वेश्चन यहाँ से 100 नहीं 200% है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। दूरगामी महत्व के एक फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 15 जुलाई 2024 को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं एससी की सूची के साथ छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार राज्य को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ये रखिएगा विक्रम नाथ और एक न्यायमूर्ति यह प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ, तो दोनों व्यक्ति का नाम रखिएगा विक्रम नाथ और यह प्रशांत कुमार मिश्रा। विक्रम नाथ प्रशांत कुमार मिश्रा का करे कि जो है फैसला में यह कहा गया संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति के सूचियों के साथ छेड़छाड़ करने का यह क्षमता या अधिकार राज्य के पास नहीं है। ऐसा 341 अनुच्छेद में प्रावधान है कि जो एससी का सूची है उसमें कोई राज्य जो है अपने राजनीतिक हित के लिए उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और नीतीश बाबू ऐसा किए थे, इस कारण से यह फैसला आया। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के 1 जुलाई 2015 की उस जो है अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत तांती तत्वा जाति को अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से हटा करके यह अनुसूचित जाति की सूची में 5 सवारी पनर के साथ जो है क्या कर दिया था, विलय कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा तांती तत्वा को ईबीसी से हटाकर एससी में कर दिया था, और एससी में 5 सवारी पनर के साथ क्या हुआ था, विलय कर दिया था। राज्य सरकार इस कदम को पटना उच्च न्यायालय ने भी क्या हुआ था, बरकरार। अब करें कि जो राज्य सरकार ने यह कहा था करने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने बरकरार कर दिया था और यह मान्यता प्राप्त हो गया था। बिहार सरकार के इन कदम के जो है रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 निर्दिष्ट अनुसूचित जाति यह सूची में केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून संशोधन यह बदलाव किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला दिए बिना यह पूरी तरह से गलत आधार पर यह 2015 की कार्रवाई को 2017 में बरकरार रखा था। कहने का मतलब है कि पटना उच्च न्यायालय को भी उसी समय खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन ये जो है इसका हवाला नहीं दिया और उसने क्या किया, पारित कर दिया। चूँकि एससी
कि जो यह एससी जाति होता है यानी कि अनुसूचित जाति होता, उसमें उसके सूची में छेड़छाड़ करने का, संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? संसद को होता है, यह राज्य को नहीं होता। और यह अनुच्छेद मोस्ट भी यही है, लगेगा कि पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन एक देखिए करंट से रिलेट करके दे देगा वो, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। करे कि पीठ ने बिहार सरकार की यह करे कि बिहार पीठ ने कहा कि बिहार सरकार भी यह जानती थी कि किसी जाति का अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए उसने 2011 में तैंतीस तत्वों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध भेजा था, जिसे स्वीकार न करते हुए समीक्षा के लिए वापस कर दिया। और इसका अनदेखी करते हुए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के यह लाभ को तैंतीस तत्व समुदाय तक पहुंचाने के लिए अत्यंत पिछड़ी जाति की सूची में शामिल तैंतीस तत्व को अनुसूचित जाति सूची में यह दूसरे समुदाय पान सवारी पनर के साथ क्या हुआ था? विलय करने की अधिसूचना को जारी कर दिया। और यह पटना हाई कोर्ट भी जो है इसको रद्द नहीं किया, वह भी ठीक बढ़ा दिया आगे। तो इस प्रकार से जो है इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कितना पॉइंट आपको याद रखना होगा? तो सबसे पहले एक डेट याद रखिएगा, ये जो है कब फैसला दिया? 15 जुलाई 2024 को। इस न्यायमूर्ति का नाम क्या था? एक का नाम है विक्रम नाथ, एक का नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है कि एससी के सूची में या उसके हित को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, यानी कि राज्य वाला छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जो करेगा वह सांसद करेगा, 341 में। और यह 33 तत्व को ईबीसी से हटाकर यह किस में डाल दिया था? एससी में डाल दिया था, जो कि ऐसा अधिकार राज्य सरकार को नहीं था। राज्य सरकार जानती थी लेकिन फिर भी वह केंद्र सरकार के पास भेजा था 2011 में ही, लेकिन वहाँ से नामंजूरी होने के बाद यह खुद अपने दिमाग में लगा लिया और यह काम कर चुका था, इतना दिमाग में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, जमानत पर रिहाई के एक सप्ताह के भीतर हेमंत सोरेन पुनः झारखंड के क्या हो गया? मुख्यमंत्री। अब करे क्या? सरकार देखिएगा बने हेमंत सोरेन ने यह भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी के कारण जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से क्या हुआ था? त्याग पत्र दे दिया था। उनकी अनुपस्थिति में उनके ही एक विश्वास पत्र यह चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री का पद 2 फरवरी 2024 को क्या हुआ था? संभाला था। और पुनः करे कि लगभग 5 महीने तक जेल में रहे और इस मामले में जमानत की रिहाई 28 जून को हुई, जिसके पश्चात यह एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर वह वापसी हो गया। करे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद हेतु पुनर्निर्वाचन के लिए मार्ग प्रशस्त करने को जो है चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से क्या हुआ? त्यागपत्र 3 जुलाई को दे दिया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। करे कि हेमंत सोरेन अब तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। ध्यान में रखिएगा कि जो यह हेमंत सोरेन है वह जो है तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गया। और यह कब? 4 जुलाई 2014 को। करे कि इस प्रकार झारखंड की गठबंधन सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन में ऐसे समय में किया गया जब यह विधानसभा चुनाव के लिए जो है केवल 2-3 माह ही क्या है? शेष बचा हुआ है, क्योंकि इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होनी है। ठीक है, इसी साल जो है चुनाव भी होनी है। अब देखिएगा यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये ध्यान में रखिएगा, झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री का नाम है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। अब देखिएगा यहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन एक बार 2009 में लगा था, एक बार 2013 में। अब देखिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री का क्रम हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, तीसरी बार बना है। आगे चलते हैं। करें कि सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि 5 वर्ष की जो है वृद्धि। केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल यह संगठन सिख फॉर जस्टिस पर आरोपित यह प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए यह गत जुलाई माह में क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 1900 याद रखिएगा, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत सेक्शन 3 के तहत 5 वर्ष के लिए यह इसे संगठन जुलाई 2019 में आरोपित था और इस बार पुनः क्या कर दिया? 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। करें कि इस संगठन की स्थापना यह गुरपतवंत सिंह पन्नू
2007 में किया। ध्यान में रखिएगा, सिख फॉर जस्टिस का जो यह गठबंधन है, यह किसने शुरू किया था इसको? यह गुरपत सिंह पन्नू ने 2007 में। संगठन के प्रमुख गुरपत सिंह पन्नू, जिसे जिसे जो है अमेरिका और कनाडा की नागरिकता भी प्राप्त है, वो 2020 में आतंकी घोषित कर दिया गया। और कहे कि संगठन का प्रतिबंध की अवधि में जो है 5 वर्ष की वृद्धि के या 5 वर्ष के वृद्धि के जो है संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया कि सिख फॉर जस्टिस अभी भी उग्रवादी संगठनों और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में है और एक संप्रभुत्व खालिस्तान बनाने की दिशा में सक्रिय है। अधिसूचना के अनुसार यह देखिएगा, यह संगठन लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधि को क्या हो रहा है? अंजाम दे रहा है। इस कारण से इसको क्या हुआ? 5 वर्ष तक के लिए फिर से बढ़ा दिया। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली दूसरे चरण का परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अपना बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफल परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत टेस्ट रेंज 24 जुलाई 2024 को किया। तो ध्यान में रखिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में यह कहेगा एकीकृत टेस्ट रेंज 2024 को किया। और करे कि इस परीक्षण के तहत दुश्मन मिसाइल प्रारूप के उसके लक्ष्य पहुंचने से पहले इंटरसेप्टर AD-1 द्वारा आकाश में ही नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। और इस परीक्षण के लिए चांदीपुर स्थित जो है लॉन्च पैड से यह पृथ्वी 2 के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पहले टारगेट मिसाइल के रूप में दागी गई। भूमि एवं समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडार द्वारा पता चलने पर इसके 4 मिनट बाद करें कि 4 मिनट के बाद जो है यह भद्रक जिले के धमरा में यह स्थित परीक्षण केंद्र से इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का प्रक्षेपण किया, जिसने यह टारगेट मिसाइल यह जो है बनी पृथ्वी 2 को सफलतापूर्वक मार गिराया। परीक्षण का यह देखेगा युद्धक हथियार प्रणाली से यह जुड़े सभी मानकों का पर जो है खरा उतरा। इस परीक्षण के लिए बालासोर जिला प्रशासन ने चांदीपुर के आसपास 10 गांवों के यह 10,000 अधिक लोगों को क्या हुआ था, वहाँ से अस्थायी रूप से यह और अन्यत्र शिफ्ट कर दिया था कि इस परीक्षण के लिए सोचिए कि 10 गांव के लोग को वहाँ से क्या हुआ था, खाली करवाया था। अस्थायी रूप से इसको क्या हुआ था, यह हटाया गया था। आगे चलते हैं करें कि दूसरे चरण के AD-1 एंडो एटमॉस्फेरिक ये मिसाइल स्वदेश विकसित के 2 चरण को ठोस यह चालित जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। 24 जुलाई को इसके ताज़ा परीक्षण ने 5000 किलोमीटर श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए रक्षा पंक्ति की जो है स्वदेशी यह क्षमता का प्रदर्शन किया। और DRDO द्वारा इस तरह के परीक्षण पहले भी किया जा चुका है। 24 जुलाई को सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय श्री राजनाथ सिंह ने जो है DRDO की सराहना करते हुए कहा कि DRDO ने यह फिर से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो घबराएंगे नहीं, ये सब देखिएगा, चूँकि BPSC इतना आसान चीज़ नहीं होता। प्रतियोगिता दर्पण समझिए कि लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन करवा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम अंडरलाइन किए हुए हैं, तो आप कम से कम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडरलाइन किए हैं उसको कम से कम जरूर याद कर लीजिएगा। उल्लेखनीय है कि इंटरसेप्टर या AD-1 मिसाइल को अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ही बनाया गया। कोई देश अगर लंबी दूरी से भारत पर मिसाइल दागता तो भारतीय सेना या नौसेना इसकी सहायता से उसे रास्ते में ही क्या कर देगा, ध्वस्त कर देगा। कितना अच्छा सिस्टम बनाया है ये। ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों पर से जो है निपटने में यह लगातार अपनी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन भी किया। अब करें कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया। ये देखिएगा इम्पोर्टेंट है कि यह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन
के दो हॉल, एक का नाम है दरबार हॉल, एक का नाम था अशोक हॉल। तो दरबार हॉल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। ध्यान में रखिएगा, दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का अशोक मंडप। इस आशय की अधिसूचना राष्ट्रपति सचिवालय 25 जुलाई 2024 को ही जारी कर दिया। दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने जैसे कि महत्वपूर्ण समारोह में उत्सव का स्थल है। दरबार शब्द से आशय होता है भारतीय शासकों और अंग्रेज के दरबार एवं सभाओं से, इस कारण से उसका क्या कर दिया, नाम बदल कर दिया, इसको कर दिया है क्या, भारतीय गणतंत्र या भारतीय गणतंत्र यह मंडप कर दिया। ठीक है, ठीक। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर इसका पॉइंट है कह रहा है कि बनने के बाद इस प्रासंगिकता को समाप्त की गई और इसके विपरीत गणतंत्र की यह अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से निहित है। इसीलिए इस आयोजन स्थल के लिए गणतंत्र मंडप एक उपयुक्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, गणतंत्र मंडप। इसके अलावा अशोक से आशय एकता और शांति के सह अस्तित्व के प्रतीक यह सम्राट अशोक से है। तो भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है और क्रैकिया शब्द जो है अशोक वृक्ष को भी संदर्भित करता है, जिसका भारतीय धार्मिक परंपरा के साथ साथ कला संस्कृति और गहरा जो है महत्व है। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब देखिएगा करें कि असम में चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के 700 साल पुराने टीलेनुमा समाधि याद रखिएगा प्रणाली मैदान अब यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो असम का चराईदेव जिले में स्थित असम राजवंश की यह जो है टीलेनुमा, यह जो है दफन प्रणाली जिसे जो है मोइदम मौदाम नाम से जो है जाना जाता है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में यह सूची में इसको क्या कर लिया, शामिल किया गया। करें कि मोइंदम को 2014 से ही यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कर लिया गया था और इस बार जो है करें कि विश्व धरोहर में इसे शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने यह भारत में जो है नई दिल्ली में यह 21 से 31 जुलाई 2023 को संपन्न 64वें ये 46वें सत्र में, यह रखेगा यह जो 46वां सत्र हुआ था यह नई दिल्ली में बैठक और इसी में यह निर्णय दिया गया उसको शामिल करने का। इसे मिलाकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारतीय स्थलों की कुल संख्या हो गया 43। कितना हो गया, 43, जिसमें कि 35 स्थल सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित स्थल है। ध्यान में रखिएगा, एक क्या है, मिश्रित श्रेणी का है। उसका यहाँ पर दिया है। अब जो प्रथम यह विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था वह है आगरा के किले को। अगर हम इधर की बात करेंगे, यह काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, यह 31वां 2021 में यह काकतेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर, बरंगल हड़प्पा कालीन जो है धौलावीरा, ये दोनों को 2021 में, शांति निकेतन 2023, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक को भी 2023 और असम में चराई देव ये जो अहोम राजवंश के टीलेनुमा दफन को 2024 में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 21 से लेकर के 24 तक। हालांकि क्वेश्चन अगर पूछने की संभावना है ज़्यादा वह असम वाला ही है, चूँकि यह 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन दुविधा के लिए आप दिमाग में रख लीजिएगा कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भी शामिल किया गया 2021 में, हड़प्पा कालीन धौलावीरा को भी 2021 में, शांति निकेतन को 2023 में, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक को भी 2023 में और यह चराई देव ये रखेगा यह अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली को 2024 में। ध्यान में रखिएगा। अब करें कि जो मिश्रित स्थल है यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में पड़ता है। इसको कब किया गया था, 2016 में किया गया था, 2016 में किया गया था। इसके बाद दुर्गम पहाड़ियों में जो है तैनाती देश के लिए ही निर्माण हल्के टैंक ये जो है जोरावर का परीक्षण, कौन सा, जोरावर का परीक्षण किया गया। तो ध्यान में रखिएगा दुर्गम पहाड़ियों पर यह तैनात, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो है तैनात निर्माणाधीन हल्के टैंक जोरावर
ये जोरावर का परीक्षण। पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति में जरूरत को देखते हुए भारत ने देश में ही स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का उत्पादन किया। परीक्षण के दौर में चल रहे इस टैंक के ये जो है ताज़ा परीक्षण जुलाई 2024 में गुजरात में किया। तो जोरावर का यह ताज़ा परीक्षण कहाँ पर, यह गुजरात में किया गया। इस टैंक के मुख्यतः चीन की सीमा से लगे दुर्गम पहाड़ी इलाकों के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात करने के लिए तैयार किया गया। पूर्वी लद्दाख के यह ऊंचाई वाले जो है क्षेत्र में खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने में सक्षम इस तरह के टैंक चीन से पहले ही ये जो है इस क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं। चीन ने जो है इस प्रकार के यह टैंक जो है पहले से क्या हुआ तैनात कर रखे हैं। गलवान घाटी में चीन से झड़प के पश्चात लद्दाख सीमा पर इस टैंक के जरूरत महसूस की जा रही थी और इस परिप्रेक्ष्य में 2 वर्ष से भी कम समय में देश ने इस टैंक को जो है यह परीक्षण के लिए तैयार किया और केवल 25 टन वजन वाला इस टैंक का वजन यह T-90 जैसे भारी टैंकों का आधा वायुसेना के जो है C-7 श्रेणी के विमान द्वारा समय से ऐसे 2 टैंक की आपूर्ति कहीं भी की जा सकती है। रेकिया भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा निजी क्षेत्र का लार्ज एंड टोब्रो द्वारा, ध्यान में रखिएगा। तो यह कहाँ से प्रक्षेपण किया गया, गुजरात से। और कि इसको बनाया है किसने, ये देखिएगा DRDO और L&T ने मिलकर बनाया है। टैंक के प्रारंभिक यह परीक्षण गुजरात के L&T हजीरा स्थित संयंत्र से किया गया और शीघ्र ही इसे सेना के परीक्षण के लिए जो है सौंपा जा सकता है। अभी सेना को केवल ऐसे जो है 59 टैंकों की आपूर्ति की जानी है और आगे 295 और ऐसे टैंक खरीदने की सेना की क्या योजना है। अभी कितना का पूर्ति किया जाएगा, यह 59 टैंकों का। मिसाइल प्रणाली के मूल्यांकन के लिए यह हवाई लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल विकसित अभ्यास विमान एक और जो है सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लिए मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले अभ्यास का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कब किया, 27 जून 2024 को। और इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल या टारगेटेड, यह देखिएगा करें कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेटेड, यह देखिएगा हिट जिसको कहते हैं, अभ्यास विमान का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणाली के मूल्यांकन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका जो है इस्तेमाल दुश्मन को भुलावा देने के लिए यह नकली विमान के रूप में भी क्या होता है, किया जा सकता है। तेज गति से उड़ने वाले अभ्यास विमान पर लगाया जाने वाला सटीक निशाना मिसाइल की क्षमता को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब करें कि रक्षा सूत्रों के अनुसार अभ्यास अब यह बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन के लिए तैयार अभ्यास, यह देखिएगा तैयार जो है अभ्यास नाम से इस टारगेट विमान का विकास DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट यह एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लार्ज एंड टोब्रो की 17 वर्ष की शानदार सेवा के पश्चात जो है UH-3H हेलीकॉप्टर के नौसेना से क्या कर दिया, विदाई कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय नौसेना में 17 वर्ष तक शानदार सेवा दे चुके UH-3H हेलीकॉप्टर को जून 2024 में यह क्या विशाखापट्टनम में INS डेगा यह पर आयोजित यह डिडक्शन समारोह में क्या कर दिया, इसका विदाई कर दिया। करें कि इसको भारतीय वायुसेना में शामिल कब किया गया था, 2007 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे है INS डेगा पर 28 जून को UH-3H हेलीकॉप्टर की नौसेना से यह डी इंडक्शन सेरेमनी की अध्यक्षता नौसेना के पूर्वी कमान चीफ स्टाफ एडमिरल समीर सक्सेना ने की। INS 350 में जो है UH-3H हेलीकॉप्टर को अब सी किंग 42 हेलीकॉप्टर से प्रतिस्थापित किया। उसके जगह पर नया जो लाया है वह कौन सा,
यह सी किंग 42 नौसेना में यह सेवा समाप्ति के यह देखिएगा पश्चात एक जो है UH-3 यह एच जो है हेलीकॉप्टर को भविष्य की पीढ़ी के को जो है प्रेरित करने के लिए विशाखापट्टनम में यह किसी जो है यह प्रमुख स्थान पर अस्थायी रूप से क्या होगा प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद अगला हम बात करेंगे आगे की तरफ। अब देखिएगा आगे का घटनाक्रम है आपका यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम कल लेकर के आएंगे। तो आज ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग पहले इसको देखिए और बराबर देखिए, चूँकि सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगा। तो और फिर पार्ट 2 हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।